नमस्कार दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो को देखने आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई क्लिकबेट है, तो नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। रियली आज मैं सूर्यवंशी फिल्म देखने के बाद रोहित शेट्टी से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा क्या है इस मूवी में जिसके कारण मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया हूँ रोहित शेट्टी सर से? तो इसके लिए आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण एक के बाद एक मुझे डिसअपॉइंट होती चली गई रोहित शेट्टी सर से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले रोहित शेट्टी जी के लिए एक बात मैं जरूर डिस्कस करूंगा आप सबके साथ कि रोहित शेट्टी ऐसे फिल्म मेकर या डायरेक्टर हैं हमारे देश में जिन्हें बहुत ही कम लोग होंगे जो उन्हें पसंद नहीं करते होंगे। मतलब मुझे तो आज तक ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जो रोहित शेट्टी को पसंद न करता हो, क्योंकि जिस तरह से वो फिल्में बनाते हैं और जिस तरह से ऑडियंस का एंटरटेन करते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अगर उससे एक कदम आगे बढ़कर हम बात करें उनकी फिल्मों के, जहाँ पर वो ये पुलिस वालों के ऊपर फिल्में बनाते हैं जैसे कि सिंघम 1, 2 और फिर सिम्बा, मतलब इस फील्ड में ना उनकी जो पकड़ है, उनकी जो ग्रिप है, उसका मतलब कोई लेवल नहीं है। मतलब उनकी जो कॉप फिल्म्स होती हैं एकदम ज़बरदस्त होती हैं, हम सबको बहुत ही ज़्यादा न सिर्फ एंटरटेन किया है बल्कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी जगाते हैं पुलिस वालों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए। हम उनकी हर एक फिल्म जो उन्होंने कॉप्स के ऊपर बनाई है, हम सब ने देखा है कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट देती है हमारी इंडियन पुलिस को, उनकी फैमिलीज़ को। और ना सिर्फ फिल्मों में, हमने अदर देन लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी देखा है रोहित शेट्टी जी कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं हमारी इंडियन पुलिस से। बहुत सारे शोज हमने देखे हैं जहां पर उन्होंने अपनी फिल्म की जो उन्होंने इनकम करी है उसका एक पार्ट उन्होंने डोनेट किया है पुलिस वालों को, उनकी फैमिलीज़ को। और हमेशा वो कहते हैं कि मैं आपके नाम से अगर कुछ कमा रहा हूं तो इसका कुछ पार्ट आपको भी जाना चाहिए। और बहुत बार हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखा है कि वो इंडियन पुलिस की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज उनकी इस अगली फिल्म में सूर्यवंशी में उन्होंने कुछ ऐसा किया है, ऐसा कुछ दिखाया है इस फिल्म में जिसके कारण एटलीस्ट मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट और नाराज हूँ रोहित शेट्टी से। तो उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम सूर्यवंशी की बेसिक स्टोरी पर बात कर लेते हैं। सूर्यवंशी फिल्म की जो स्टोरी है एटीएस के ऊपर बनी है, मुंबई एटीएस के ऊपर, जिसके एक ऑफिसर हैं अक्षय कुमार जो कि लीड रोल है इस मूवी में। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये मूवी एटीएस पर बेस्ड है तो ऑब्वियसली इसमें टेररिज्म होगा ही होगा, क्योंकि एटीएस टेररिस्ट से ही लड़ाई करती है, हमारे देश को बचाती है कि कोई भी टेररिस्ट अटैक ना हो पाए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, टेररिस्ट लोग एक प्लान करते हैं कि मुंबई को वो दहलाएंगे बम धमाकों से, सीरियल बम ब्लास्ट से, और उसी की प्लानिंग, प्लॉटिंग और कैसे ये लोग उस पूरे को नाकाम करते हैं, ये सब चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की नेगेटिव बात करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो इस मूवी के हैं वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस मूवी का ये है कि ये एक मास एंटरटेनर मूवी है, एकदम मसाला मूवी है जैसे कि इंडियन फिल्म्स होती हैं। मतलब एक तो दिवाली पर रिलीज़ हो रही है, तो दिवाली में पूरी फैमिली के साथ जब हम कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो वो एंटरटेनिंग हो, हम ये उम्मीद करते हैं। और ये फिल्म वैसी ही है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मस्त सीन है, एक्शन सीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। रोहित शेट्टी, हम सब जानते हैं कि कारों को उड़ाने में उनको महारत हासिल है, और ये सब सीन्स हम इस मूवी में भी देखेंगे, बल्कि इस बार काफ़ी बड़े स्केल पर ये सब शूट्स किए गए हैं। ये सब जितने भी सीन्स है, एक्शन सीन्स, तो बड़े पर्दे पर इतने टाइम बाद इतने अच्छे स्केल पर एक्शन सीन्स देखने में काफ़ी मज़ा आया। और पूरी फिल्म मतलब आपको बोर कहीं पे भी नहीं करेगी, अच्छी ग्रिपिंग है, फास्ट चलती है मूवी। तो इस फेस्टिव सीजन में अगर आप इतने टाइम बाद अगर आप मूवी का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इस मूवी को देखने में। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट्स अगर बोलूँ तो स्टार कास्ट, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जैसे बड़े एक्टर्स जब किसी मूवी में हो तो वो देखने में मज़ा आता है, उनकी एक्टिंग लेवल देखने में मज़ा आता है। और इसके साथ लास्ट में हमको क्लाइमैक्स में सिम्बा और सिंघम, मतलब कि रणवीर सिंह और अजय देवगन भी हमको इसमें देखने को मिलेंगे, तो उनका भी लास्ट में है अच्छा खासा रोल है, फाइटिंग सीन्स हैं। तो जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट आपको देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली देखने में मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उन्हीं के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस फिल्म से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इस फिल्म का पॉइंट है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो है ये फिल्म टेररिस्ट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म के जो सबसे बड़े विलेन हैं उसका रोल प्ले कर रहे हैं जैकी श्रॉफ, जो कि लश्कर के हेड दिखाए गए हैं, और वो पीओके में ही रहते हैं और वहीं से इंडिया के अंदर टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है वो ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ही हमको एक सीन में दिखाया जाता है जब जैकी श्रॉफ की पत्नी उनसे पूछती है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, और वहां पर जैकी श्रॉफ बताते हैं जब इंडिया का विभाजन हुआ था तो उस समय वो 5 साल के थे, और उस समय के जो दंगे हुए थे उसमें उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था और उनके सामने ही उनके अब्बू की गर्दन को काट दिया गया था।
तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म मेकर्स को कि क्योंकि उनकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ था, इस कारण ये अब इतने बड़े टेररिस्ट बन गए हैं। जबकि फ्रेंड्स रियल में ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता। जितने भी बड़े टेररिस्ट लीडर हैं उनकी फैमिली या उनके साथ कभी भी ऐसे कुछ नहीं हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ये सब करते हैं। और उसके अलावा जो कुछ कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को प्रमोट करती हैं, वो दूसरी कंट्री से एक प्रॉक्सी वॉर चला रही हैं, जिसके लिए ये लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। तो ये जो टेररिज्म को जस्टिफाई करने वाला प्रॉब्लम है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ था इसलिए ये लोग टेररिस्ट बन गए, ये जो इस फिल्म में दिखाया गया है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं दिखाया गया है, बार बार दिखाया गया है। एक सीन जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद जब अगला सीन है जब जैकी श्रॉफ का एक बेटा मर जाता है, तो उसमें दिखाया गया है कि उसके दूसरे दोनों बेटे भी आ जाते हैं बाहर जो पढ़ रहे थे लंदन में, और वो अब अपनी बदला लेने के लिए इंडिया के अगेंस्ट फिर से कुछ टेररिस्ट जो एक्टिविटी है वो प्लान करते हैं। और ये इनके जो बेटे हैं जैकी श्रॉफ के, ये खुद इंडिया में आते हैं इंडिया के खिलाफ ये सब प्लान करने के लिए। और यहाँ पर उनकी फैमिली को भी दिखाया गया है कि उनकी फैमिली कैसे मतलब दुखी दिखाई गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक तक सेट दिखाया गया है जब इनकी फैमिली दुखी होती है कि इनके बच्चे या तो कोई मर गया या तो फिर इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं लड़ने। तो ये चीज़ फ्रेंड्स रियलिटी से कोसों दूर है। कोई भी जो सुप्रीम लीडर हैं टेररिस्ट के कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, उनके बच्चे या उनके परिवार से जुड़े लोग कभी भी ग्राउंड लेवल पे नहीं जाते। वो लोग हमेशा बैठ के बस जो नीचे के जो लोग हैं उन्हीं को ही ये सब ब्रेन वॉश करके बेचते हैं, जहाँ पर कि पूरा रिस्क होता है मरने का। तो कहीं पे भी कभी भी टॉप लीडर ऐसा अपनी फैमिली वालों को कभी भी नहीं बेचते। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये लोग जा रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में एक और जो टेररिस्ट दिखाया गया है उसका नाम है बिलाल, जो कि मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसकी पूरी प्लानिंग इस बिलाल ने की थी। और पूरी प्लानिंग करने के बाद ब्लास्ट से 2 दिन पहले ही भारत छोड़ के चला गया था। और उसके बाद वो वहीं पे जैकी श्रॉफ के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्लान कर रहा है। मुंबई पुलिस इसको ढूंढ रही है और अब ये बहुत साल बाद मुंबई वापस आता है और एटीएस को ये पता चल जाता है और एटीएस इसको पकड़ने के लिए पहुंचती है और उसको पकड़ भी लेती है। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने फिर एक बार टेररिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की है और ये बिलाल बताता है कि इसने 93 के बम ब्लास्ट इसलिए किए थे क्योंकि उससे पहले जब 92 के जो दंगे हुए थे हमारे देश में, उसमें इसके घर को जला दिया गया था। इसकी पूरी फैमिली, इसकी पत्नी, इसकी बच्चे सब उस घर में जल के मर गए थे और बस उसी का बदला लेने के लिए इसने 93 बम ब्लास्ट प्लान किए और बाकी की चीज़ें जो अब तक कर रहा है वो अपने ये बदला लेने के लिए ही कर रहा है। तो फ्रेंड्स यही बात मुझे सबसे ज़्यादा शॉक कर रही है बार बार कि रोहित शेट्टी जैसे फिल्म मेकर आखिर ऐसा कैसे कर सकते, क्यों उन्होंने अगेन एंड अगेन इस तरह के सीन इस फिल्म में रखे हैं जिसके कारण पब्लिक को सिंपैथी आए टेररिस्ट के लिए। एक और बात फ्रेंड्स मुझे अच्छी नहीं लगी, जो अक्सर बॉलीवुड में या वेब सीरीज में होता है कि जब भी कोई मतलब जो इंडियन एजेंट्स होते हैं या पुलिस वाले होते हैं जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली को दिखाया गया है कि उनकी फैमिली उनको साथ नहीं देती। उनका फैमिली बस ये कहती है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो लेकिन पर्सनल में तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और वो अलग हो जाते हैं। इस फिल्म में भी वैसे ही किया है। कैटरीना कैफ अक्षय कुमार से अलग हो जाती हैं शादी के बाद। वो यही बोलती हैं कि आपके कारण मेरे बच्चे की लाइफ सिक्योर नहीं है तो मैं अलग हो जाऊंगी। मतलब क्यों आखिर ऐसा दिखाया, जबकि फ्रेंड्स रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल में जो भी लोग हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज हमेशा उनके साथ खड़ी हुई रहती हैं, हर टाइम पर उनको साथ देती हैं, उनका पूरा परिवार साथ रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बोलें कि आप तो बस देश के लिए लड़ रहे हो, फैमिली के लिए नहीं है। यहाँ पर हमारे देश की परंपरा ऐसी है कि जो लोग भी देश के लिए काम करते हैं उनके घर वाले ऑलवेज उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बॉलीवुड में, वेब सीरीज़ में, फिल्मों में अक्सर ऐसा हमको कई बार देखने को मिला है कि जब भी देश के लिए कोई लड़ रहा है, काम कर रहा है, तो उनके घर वाले उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। द फैमिली मैन में भी हमने देखा था ऐसे ही हुआ था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आपने देखी होगी बेबी फिल्म, जहां पर अक्षय कुमार ही एजेंट के रोल पे थे। वहां पर उनकी वाइफ देखिए, अक्षय कुमार बताते नहीं थे, बताते थे कि मैं बिजी हूँ, लेकिन उनकी वाइफ समझ जाती थी और वो हमेशा हर सिचुएशन में अक्षय कुमार का साथ देती थी। तो एक्चुअली फिल्म मेकर्स को यही दिखाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों वो ये दिखाते हैं कि उनके फैमिली वाले उनका साथ नहीं देके, जो कि रियलिटी से कोसों दूर हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस फिल्म में कोई भी एक स्पेसिफिक विलेन नहीं है। अगर हम रोहित शेट्टी की पिछली फिल्में देखें, सिंघम 1, 2 या सिम्बा, उसमें एक स्पेसिफिक विलेन्स थे जिसके कारण वो जो विलेन और पुलिस ऑफिसर की लड़ाई होती थी तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता था व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स को देखने में। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक विलेन नहीं है। यहाँ पर जैकी श्रॉफ भी है, तो बिलाल भी है, तो गुलशन ग्रोवर भी है और जैकी श्रॉफ के बेटा भी है। तो ऐसे 3-4 विलेन हैं जो कि बट जाते हैं। तो यहाँ पर वैसा कोई हीरो और विलेन की फाइट नहीं देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा जो मिसिंग है इस फिल्म में वो है डायलॉग्स। डायलॉग बिल्कुल अच्छे नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं। तो पिछली जो रोहित शेट्टी की मूवीज थी, चाहे वो सिंघम या सिम्बा, एक से एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स थे उसमें, जहाँ पर दर्शकों को सुनकर मजा आ जाती थी। लेकिन इस फिल्म में उस टाइप के डायलॉग्स पूरी तरह से मिसिंग है। इसके अलावा जैसे रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म में हमने सिम्बा या सिंघम 1, 2 देखी है, उसमें कॉमेडी का भी बहुत अच्छा रोल है। बीच बीच में बहुत ही अच्छा ह्यूमर से कॉमेडी सीन्स है। लेकिन सूर्यवंशी फिल्म में कॉमेडी पूरी तरह से नहीं है। कुछ ह्यूमर लाना चाहते थे रोहित शेट्टी, लेकिन वो जम नहीं पाए। और ऐसे कोई स्पेशल सीन्स नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आए। इनफैक्ट जब लास्ट में रणवीर सिंह आते हैं सिम्बा के रोल में, तो रणवीर सिंह के कुछ ऐसे सीन्स हैं या उनकी कुछ एक्टिंग ऐसी है कि दर्शकों को काफ़ी हंसी आती है। तो वो रणवीर सिंह का एक अलग ही कैरेक्टर है जिसके कारण थोड़ा सा लोग हंस पाते हैं। अदरवाइज उसके कुछ ऐसे खास सीन्स लगे नहीं जो कि दर्शकों को हंसा पाए। वैसे फ्रेंड्स, ये सब सीन्स तो छोटे मोटे हैं, इसको इग्नोर कर भी सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन बात जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो यही है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं टेररिज्म को जस्टिफाई करती है। और वो भी रोहित शेट्टी जैसे फिल्म मेकर अगर इस तरह करें, टेररिज्म को जस्टिफाई करें, जबकि वो खुद हमेशा एडमायर करते हैं हमारी फोर्सेस को, पुलिस फोर्स को। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसी मजबूरी आ गई उनको कि उनको इस तरह से टेररिज्म को जस्टिफाई करना पड़ा। इस कारण मैं रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस मूवी में। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मूवी आपको नहीं देखनी चाहिए। बहुत अच्छा टाइम अभी चल रहा है, फेस्टिवल सीजन। बहुत टाइम बाद एक ऐसी कोई मूवी आई है जिसको हम फैमिली के साथ जा सकते हैं बड़े पर्दे पर देखने के लिए। तो आपको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। बहुत अच्छी मास एंटरटेनमेंट है, मसाला फिल्म में आपको बोर नहीं लगेगी। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और मैं बताऊँगा, इस फिल्म के बाद मोस्ट प्रोबेबली इसी मतलब कॉप के यूनिवर्स में रोहित शेट्टी जो अगली फिल्म लाएंगे वो सिंघम 3 हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि अगली फिल्म में मतलब सिंघम 3 में अजय देवगन जाएंगे पीओके में जैकी श्रॉफ से टक्कर लेने। उन्होंने वहाँ पर जैकी श्रॉफ के साथ जो उनकी बात होती है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं आऊँगा, खुले में आऊँगा, शेर की तरह आऊँगा। और जैकी श्रॉफ ने बोला है ओके मैं वेट करूँगा। तो डेफिनेटली ही सिंघम 3 में हमको देखने को मिलेगा कि अजय देवगन जाएंगे पीओके में लश्कर और जैकी श्रॉफ को खत्म करने। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं खत्म। फिलहाल मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.5 स्टार। और मैं कहूँगा एटलीस्ट एक बार इस फेस्टिवल सीजन में आपको जरूर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए और मेरे चैनल पर नया है तो इसे अब भी सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।